जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाल ही दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो यह सच महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है एड्स की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है। आपसे पूछा है कि एड्स की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट की जाती क्या, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण एचआईवी वायरस, यानी कि एचआईवी का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इसकी पहचान के लिए एलाइसा एलाइसा एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोबरेंट ऐसे किया जाता है। या परीक्षण रक्त में एचआईवी वायरस के प्रति उत्पन्न एंटीबॉडी का पता लगाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बिडाल्ट परीक्षण जो होता है या टाइफाइड की पहचान के लिए कराया जाता है। बीडीआरएल परीक्षण जो होता है सिफिलिस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। मेंटू परीक्षण जो होता है तपेदिक की पहचान के लिए, ट्यूबरक्लोसिस की पहचान के लिए मेंटू परीक्षण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। रेबीज जो होता है वायरस से होता है, क्या एकदम सही है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोवा इसके लिए उत्तरदायी है, या भी सही है। तपेदिक फफूंदी दिया हुआ है तो यह गलत हो जाएगा। तपेदिक जो होता है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी फफूंदी से नहीं बल्कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो यह जो है यह गलत ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और प्लेग जो होता है जीवाणु से होता है। रेबीज जो होता है वायरस से होता है, ये कुत्ते के कांटे से फैलता। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता। प्लेग जो होता है जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस से होता है जो चूहे के पिस्सू में फैलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई अस्थि निर्माण दिया है, या गलत हो जाएगा। इसके लिए विटामिन डी होगा। विटामिन ई का मुख्य कार्य कोशिकाओं को ऑक्सीडेशन से बचाना और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना, या अस्थि निर्माण से संबंधित नहीं है। बाकी विकल्पों को देख ले तो विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक कमी से रक्तांधन नामक रोग होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो ऐसा ही हो जाएगा। विटामिन सी स्कर्वी से बचाओ, तो यह भी सही है। विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग से बचाता है या कोलेजन निर्माण में सहायक है। और विटामिन बी12 जो है तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक कमी से पर्निशियस एनीमिया रोग होता है, तो यह भी सही है। तो विटामिन डी जो है यह गलत ऑप्शन है, इसलिए यह सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है जो है यह गलत सुमेलित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनोलिन जो है वो एड्रेनोलिन ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। यह पाचन क्रिया को नहीं बढ़ाता बल्कि घटाता है, क्योंकि यह शरीर को लड़ो या भागो यानी कि फाइट और फ्लाइट स्थिति में तैयार करता है। एड्रेनालिन हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन दर बढ़ाता है पर पाचन क्रिया को रोक देता है। बाकी विकल्पों की बात तो इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घटाता है। ग्लूकागन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। और ऑक्सीटोसिन जो है या प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन और स्तन ग्रंथियों से दूध स्त्राव में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का कौन सा भाग है और इसका मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का कौन सा भाग है और इसका मुख्य कार्य क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डायसिम्फेलॉन हार्मोन संतुलन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के ड्राइसेफेलॉन भाग में स्थित होता है। यह एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बीच का मुख्य समन्वय केंद्र है। इसका मुख्य कार्य है शरीर के हार्मोन संतुलन को बनाए रखना, पिट्यूटरी ग्रंथियों को नियंत्रित करना, शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद, भावनाएं और रक्तचाप नियंत्रित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त में फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा कि रक्त में फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त थक्का बनाना।
फाइब्रिनोजन एक घुलनशील प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। जब शरीर में चोट लगती है तो थ्रोम्बिन एंजाइम की क्रिया से यह फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन जाल बनाकर रक्त का थक्का तैयार करता है जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नेफ्रॉन किस अंग की मूलभूत कार्यात्मक इकाई है। आपसे पूछा कि नेफ्रॉन जो है किस अंग की मूलभूत कार्यात्मक इकाई है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किडनी, और गुर्दे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त छानना, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना और मूत्र का निर्माण करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा कि पौधों में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अवशोषण। रंध्र यानी कि स्टोमेटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है, ऑक्सीजन और जलवाष्प का निष्कासन करना जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से किस रंजक से अपना रंग प्राप्त करते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथोसाइनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन एक प्रकार का जल में घुलनशील फ्लेवोनाइड पिगमेंट है जो पौधों के फूलों, फलों और पत्तियों को लाल, गुलाबी, नीला या बैंगनी रंग देता है। इसका रंग माध्यम के पीएच पर निर्भर करता है, जैसे अम्लीय माध्यम लाल रंग, तटस्थ माध्यम बैंगनी रंग, क्षारीय माध्यम नीला रंग। अन्य विकल्पों की बात करें तो कैरोटीन नारंगी या पीला रंग देता है, क्लोरोफिल हरा रंग देता है और जैंथोफिल पीला रंग देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेलानिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेलानिन एक प्राकृतिक जैविक रंजक है जो त्वचा, बाल और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह मेलनोसाइट नामक कोशिकाओं द्वारा एपिडर्मिस में बनाया जाता है। मेलानिन अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है या उन्हें अवशोषित कर त्वचा कोशिकाओं के डीएनए को क्षति से बचाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। यह अम्ल सेब को उसका हल्का खट्टा स्वाद प्रदान करता है या अन्य फलों जैसे चेरी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि में भी पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र है C4H6O5। H6O5 इसका रासायनिक सूत्र है जिसे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी है, आंवला और संतरे में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अर्थिनोलॉजी किससे संबंधित है। आपसे पूछा कि अर्थिनोलॉजी किससे संबंधित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पक्षियों के अध्ययन से। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है या जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पक्षियों की संरचना, व्यवहार, प्रजनन, परिस्थितिकी और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। भारत में प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात हो तो कीटों का अध्ययन इसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, सरीसृपों और उभयचर के अध्ययन को इसे हेप्टोलॉजी कहते हैं और मछलियों का अध्ययन इसे एक्थियोलॉजी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु यानी कि ओवम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जिसका व्यास लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है और यह नंगी आंख में से भी दिखाई दे सकती है। अंडाणु मादा प्रजनन प्रणाली में बनता है और निषेचन के समय शुक्राणु से मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु मानी जाती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका विकसित किया। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने गाय चेचक से प्राप्त सामग्री का उपयोग मनुष्यों में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए किया। बाकी विकल्पों की बात करें तो जोनास साल्क उन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाई। लुई पास्टर उन्होंने रेबीज और एंथ्रेनिक्स का टीका बनाया और जीवाणु सिद्धांत दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं। आपसे पूछा है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा। खाद्य श्रृंखला में पहला पोषण स्तर उत्पादक होते हैं जैसे हरे पौधे, शैवाल आदि। दूसरा पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। ये पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तीसरा पोषण स्तर माध्यमिक उपभोक्ता होते हैं यानी मांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीव को खाते हैं। चौथा पोषण स्तर उच्च स्तरीय उपभोक्ता होते हैं जो अन्य मांसाहारियों को खाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। आपसे पूछा है कि पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेमेनकाइमा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सॉरी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। या पौधों में यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है ताकि पौधे हवा में झुके सके और टूटे नहीं। या मुख्य रूप से पत्तियों की डंडी, तनों के कोनों और हरी शाखाओं में पाया जाता है। कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से मोटी होती है। बाकी स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो यह पौधों को कठोरता और मजबूती देता है, लचीलापन नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवकों का अध्ययन करती है। इसमें ईस्ट, फफूंदी और मशरूम जैसे जीव शामिल हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी जीवों की बाहरी संरचना का अध्ययन करती है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी एक जल में घुलनशील विटामिन है। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। यह शरीर में प्रतिरक्षा को मजबूत करता है और स्कर्वी रोग से बचाता है। यह फल और सब्जियों विशेषकर नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी समूह और सी होते हैं जो शरीर में संग्रहित नहीं होते, मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के शरीर के वसा में संग्रहित रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। थायमिन यानी कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है वह थायमिन होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है और यह ऊर्जा उत्पादन तथा तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। थायमिन के प्रमुख स्रोत हैं साबुत अनाज, अंकुरित दालें, मूंगफली, सुअर का मांस, ब्राउन राइस। बाकी विकल्पों की बात करें तो इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है। स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। पेलाग्रा विटामिन बी3 कमी से होता है यानी इसका वैज्ञानिक नाम नियासिन है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। छोटे बच्चों में रिकेटस होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। आपसे पूछा कि प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोनेरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोनेरा जगत यानी किंगडम मोनेरा में आने वाले सभी जीव प्रोक्रियोटिक होते हैं। इनकी कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होते। इनका डीएनए न्यूक्लियोटाइड नामक क्षेत्र में खुला रहता है। उदाहरण के तौर पर जीवाणु, नीला हरित शैवाल आदि। तो ये रहे आपके टॉप बायोलॉजी क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज का वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है एड्स की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है। एड्स की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है ये आपसे पूछा। और जो भी कुछ विकल्प में जानते हैं वो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए
देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।